हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। आज हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है। जैसे मान लो D1 एक डिटर्मिनेंट है, तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि ये जो D1 डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करके इसकी कुछ वैल्यू ले आओ। इसी तरीके से D2 एक डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर जो वैल्यू आएगी फाइनल, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लिकेशन। बट हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट का, बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह। अब जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ मैट्रिक्स की तरह, तो मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या किया था, रो बाय कॉलम मेथड यूज़ किया था। तो यहाँ पे देखो, डिटर्मिनेंट में हम लोगों के पास बहुत फ़ायदा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट can be done in following way। तो डिटर्मिनेंट का जो मल्टीप्लाई है हम लोग रो बाय कॉलम भी कर सकते हैं, जैसा हम मैट्रिक्स में करते हैं रो बाय कॉलम, या फिर हम लोग कर सकते हैं रो बाय रो। ये रो बाय रो अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने रो बाय कॉलम तो देखा हुआ है। अच्छा, हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, कॉलम बाय रो। इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं कॉलम बाय कॉलम। तो डिटर्मिनेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है इन चारों तरीके से हो सकता है, जिसमें ये फर्स्ट वाला जो है ये हम लोग मैट्रिक्स में भी कर चुके हैं। यही वाला प्रोसेस जो है किसके अंदर भी अप्लाई होता था, मैट्रिक्स के अंदर भी अप्लाई होता था। तो ये वाले से हम लोग काफ़ी फैमिलियर है, रो बाय कॉलम से। एक बार हम लोग रो बाय रो भी देख लेते हैं, तो उससे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखो, रो बाय रो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा ये फर्स्ट रो है, तो इस फर्स्ट रो को सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाली रो से ही मल्टीप्लाई करके जो है नया डिटर्मिनेंट आएगा उसके फर्स्ट प्लेस पे हम लोग लिखेंगे। इसी तरीके से हम यही जो रो है उसको रखेंगे और उसको सेकंड वाले रो के साथ मल्टीप्लाई करके हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। सेम यही रो हम लोग लास्ट वाली रो के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे इधर। अब जो मैं ये रो वाइज लिख रहा हूँ ना, मैं ये कॉलम वाइज भी लिख सकता था। क्यों? क्योंकि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं आती। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसी तरीके से अगर मैं R2 को लेता हूँ तो 1 बाय 1 मैं सभी रो के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 1 2 3, तो उसी तरीके से मेरे पास ये वाले एलिमेंट्स आते रहेंगे। इसी तरीके से लास्ट वाली रो को सभी रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएंगे। तो देखो, हम लोग एक देख लेते हैं एक बार कैसे मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर देखो, मैंने बताया तुम्हें A1 B1 C1 को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एल्फ़ा 1 बीटा 1 एंड गामा 1 के साथ। हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा का ऐसा ही ये यहाँ पे आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, A1 मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा 1 के साथ, B1 मल्टीप्लाई हो जाएगा B1 के साथ। ये यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, ये हो रहा है हम लोगों का रो बाय रो ऑपरेशन। ये पहला एलिमेंट आ गया। अब हम लोगों को A1 B1 C1 लेते हुए A1 B1 C1 लेते हुए सेकेंड वाली रो को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2। इसी तरीके से वही रो, कौन सी वाली, ये फर्स्ट वाली रो को हम लोग अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाले के साथ। तो मल्टीप्लाई करके हम लोगों को कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा, इस तरीके से एलिमेंट मिल जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम सेकंड वाली रो को लेते हैं और 1 बाय 1 हम उसको 1 2 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोगों को एलिमेंट मिल जाएंगे 1 2 एंड 3। तो ये हो गया हम लोगों का रो वाइज रो मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग डिटर्मिनेंट को जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होना चाहिए सेम, या तो 2 बाई 2 होनी चाहिए या फिर 3 बाई 3 होनी चाहिए। यहाँ पे प्लस पॉइंट हमारे पास ये है डिटर्मिनेंट में कि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि रो बाय कॉलम ही करो। हम मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम भी कर सकते हैं, रो बाय रो भी कर सकते हैं, कॉलम बाय कॉलम, इवन वी कैन अप्लाई बाय द मेथड कॉलम बाय रो। जैसा भी हम लोगों को इजी लगता है हम उस तरीके से मैट्रिक्स
डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही तरीका रहता है। अब जो ये हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, इससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो देखो, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बी सी पी क्यू आर फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब देखो, ये जो हम लोगों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, यहाँ पे तुम लोग सबसे पहले क्या सोचोगे कि ये कॉस ए माइनस पी का हम लोग फॉर्मूला जो है एक्सपांड कर देना चाहिए हम लोगों को। तो वही मैं कर लेता हूँ, एक्सपांड कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला। तो डिटर्मिनेंट हम लोगों को थोड़ी ईजी दिखने लग जाएगी। तो सबसे पहले मैं कॉस ए का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस ए कॉस पी माइनस है, इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस साइन ए साइन पी। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार मुझे फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, कॉस ए माइनस क्यू। तो इसको अगर हम लोग लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस क्यू का अगर हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को इससे क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो क्या मिलेगा, कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, तो कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू। इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ए और आर की फॉर्म में, तो कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर, ये हम लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब इसका मतलब है कॉस हम लोगों को मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में बी और पी के साथ करना है। तो जहाँ ए था वहाँ पे सिर्फ क्या है, बी, तो हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं, कॉस बी कॉस पी प्लस साइन बी साइन पी कॉस बी कॉस क्यू प्लस साइन बी साइन क्यू, मतलब जहाँ जहाँ ए है वहाँ बी आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस बी कॉस आर प्लस साइन बी साइन आर। लास्ट रो के एलिमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं, बी की जगह बस हम लोगों को क्या चेंज करना है, यहाँ पर सी चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, कॉस सी कॉस पी प्लस साइन सी साइन पी। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस सी कॉस क्यू प्लस साइन सी साइन, क्या हो जाएगा, ऊपर से देख के लिख सकते हैं हम लोग फॉर्मूला। सभी में कॉस का फॉर्मूला लगा हुआ है, कॉस सी कॉस आर प्लस साइन सी साइन आर, है ना। अब देखो, ये जो है ना, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है, डिटर्मिनेंट को जब मल्टीप्लाई करने के बारे में जब मैंने सिखाया, तो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये ज़रूर होगा कि सर, हम डिटर्मिनेंट को रो बाय कॉलम या कॉलम बाय रो से मल्टीप्लाई करें ही क्यों, जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं दोनों डिटर्मिनेंट को, तो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी हम उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे लास्ट में, तो कितना ईजिली हो जाएगा। बट देखो, यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन में ये रिवर्स प्रोसेस काम आता है। मतलब ये जो तुम्हारे को जो सामने डिटर्मिनेंट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा किन्हीं दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई है। अब वो दो डिटर्मिनेंट क्या है वो हमें यहाँ से बनाना है, तो उसको हम लोग बना सकते हैं। देखो, मैं 1 बाय 1 बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर ऊपर ये सब कॉस का फॉर्मूला बनाया हुआ है हम लोगों ने, तो हम किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो मैं इसको रो बाय रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, मैं क्या मान लेता हूँ, इसको रो बाय रो से मैं इसको डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले जगह पे मेरे को क्या क्या लिखना चाहिए उसके बारे में मैं बता देता हूँ, गेस करके। कॉस ए साइन ए, देखो कॉस ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट वाले स्टेप में, कॉस ए को हम लोग कॉस पी के साथ मल्टीप्लाई करें तो दूसरे डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन ए, तो साइन ए को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, साइन ए, है ना। और यहाँ पे अब देखो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि दो दो ही बातें मल्टीप्लाई हो रही है। तो डिटर्मिनेंट में देखो अब है ना, मुझे रो बाय रो करना है, तो कॉस ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। कॉस ए कॉस पी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए हम लोगों को, कॉस पी। इसी तरीके से साइन ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन पी से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन पी। अब है ना, यहाँ पे कुछ है नहीं बट हम जीरो तो लिख ही सकते हैं, +0।
तो यहाँ पे क्या एलिमेंट आ जाएगा, 0। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। जब हम फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को A11 मिल जाएगा। अब A12 मिलने के लिए यहाँ पे जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो, तो कॉस ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस क्यू के साथ। तो हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या यूज़ करना चाहिए, कॉस क्यू, कॉस क्यू। इसी तरीके से ये कॉस ए कॉस क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और साइन ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन क्यू के साथ। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं, साइन क्यू, 0 है ना। तो यहाँ से देख के हम लोगों ने एलिमेंट लिखा। अब इसको देख के तुम खुद ट्राई करो कि लास्ट वाली रो हम लोगों को क्या लिखनी चाहिए, कॉस आर साइन आर एंड 0। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने जो है R1 पूरी कंस्ट्रक्ट कर ली है। कैसे, ये पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने बनाया है, इससे मल्टीप्लाई करके, और 3 एलिमेंट हम लोग बना चुके हैं, है ना। अब देखो ये वाला जो एलिमेंट है ये यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसे आएंगे जिसको हम पहली वाली रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा। तो कॉस पी के साथ तुम्हें क्या दिख रहा है, कॉस बी। तो यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए हम लोगों को, कॉस बी। इसी तरीके से साइन पी के साथ हम लोगों को क्या दिख रहा है, साइन बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, साइन बी 0। इसी तरीके से सिमिलरली आ जाएगा कॉस सी एंड साइन सी 0। अब तुम आराम से रो बाय रो मेथड से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाली ही डिटर्मिनेंट तुम्हें मिलेगी। तो देख रहे हो यहाँ पे हम लोग रिवर्स प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट के लास्ट कॉलम 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। और अगले वाले डिटर्मिनेंट में भी लास्ट कॉलम 0, उसकी वैल्यू भी 0 आएगी। इसलिए ये दो जीरो डिटर्मिनेंट वैल्यू वाले डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन था, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 0। ओके, तो ये क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है, बट दिस क्वेश्चन कैन बी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। ओके, और न्यूमेरिकल टाइप के अंदर हम लोगों को क्या टाइप करना होगा आंसर में, 0। ओके, तो एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो जेई मेंस 2014 में आया हुआ है और वो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई पे ही बेस्ड है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या गिवन है, अल्फ़ा और बीटा जो है वो नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू है, बहुत अच्छी बात है। एंड एफ एन इज इक्वल टू गिवन है अल्फ़ा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन। ओके, अब कहीं ना कहीं हम डिटर्मिनेंट के अंदर देख रहे हैं F1 F2 F3, तो वो भी हम लोग कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो F1 इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। F2 अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो वो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिमिलरली यू कैन राइट अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4। तो अल्फ़ा 3 को भी हम लोग लिख लेते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सिमिलरली यू कैन राइट एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू अल्फ़ा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4। ओके, तो यहाँ पे ये बताना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है किसके इक्वल है, k इंटू 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो k किसके बराबर है ना। तो एक बात तो हो गई कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये 1 प्लस एफ ऑफ 1, तो इसको है ना हम लोगों को एफ ऑफ 1 मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में सबसे पहले लिख देना चाहिए। तो हम लिखने का ट्राई करते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट जिसका पहला एलिमेंट 3 है। 3 को मैं लिखना चाहता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1। अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 प्लस एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी तरीके से 1 प्लस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 का मतलब है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट एलिमेंट इसी तरीके से हम लोग लिखते चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एफ ऑफ 1 मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। 1 प्लस एफ ऑफ 2, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 1 प्लस एफ ऑफ 3 मीन्स 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। Similarly we can write next last row is 1 plus alpha square plus beta square, same 1 plus alpha cube plus beta की पावर 3, 1 plus alpha की पावर 4 plus beta रेस टू 4। अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर हम लोगों को दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन लिखना है। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन समझ गए और नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला एलिमेंट हम लोग अगर देखें तो वो क्या है भाई, 1 1 1 है। तो अगर मैं रो बाय रो मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिख देना चाहिए, 1 1 1 को मैं 1 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तभी मुझे 1 1 1 मिलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो ये R1 है, इस 1 1 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा मिले।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, 1 अल्फ़ा बीटा। और अगर मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, सेम 1 अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ही मुझे ये वाला एलिमेंट मिलेगा। चलो अब बनाते हैं हम लोग 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा को, ठीक है। तो ये एलिमेंट हम लोगों का कब बनेगा, जब 1 से यहाँ पे अवेलेबल एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, तो वही आ जाएगा 1 अल्फ़ा और बीटा। अब चेक कर लो 1 बाय 1, क्या हम इसको मल्टीप्लाई करके 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बना पा रहे हैं, बिल्कुल। इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सिमिलरली लास्ट वाले के अंदर मैं लिख सकता हूँ 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ये सब बनाने के बाद देखो, ये सब डिटर्मिनेंट बनाने के बाद तुमने दो डिटर्मिनेंट का जो है मल्टीप्लिकेशन बना लिया है। अब दो डिटर्मिनेंट भी एक जैसे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, बराबर 1 1 1 1 अल्फ़ा बीटा, 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दो जगह जीरो बना सकते हैं, है ना। हम लोग एक यहाँ पे भी जीरो बना सकते हैं और यहाँ पे भी जीरो बना सकते हैं। और अगर किसी का मन है कॉलम में बनाने का तो कॉलम में भी जीरो बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, फर्स्ट रो के अंदर जीरो बना लेता हूँ। तो फर्स्ट रो के अंदर जीरो बनाने के लिए मुझे क्या ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, C2 के अंदर। अगर मैं C2 के अंदर ऑपरेशन अप्लाई करना चाहता हूँ तो C2 माइनस C1 मैं कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं C3 के अंदर अप्लाई कर सकता हूँ C3 माइनस C1, ताकि क्या हो जाएगा, वो जीरो बन जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये पहला कॉलम 1 1 1 रहेगा ऐसा का ऐसा ही। सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा, 0 अल्फ़ा माइनस 1 और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग बना सकते हैं 0, क्योंकि हम लोग C3 माइनस C1 करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 1। इसी तरीके से बीटा स्क्वायर माइनस 1। अब फर्स्ट वाले रो से इसको तुम एक्सपांड कर सकते हो, और इस स्क्वायर का भी ध्यान रखना। तो अगर तुम फर्स्ट वाले रो से इसको एक्सपांड करोगे तो फाइनली तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा, और वो आंसर कुछ इस तरीके से होगा, 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा। ये तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, और इन सबका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, ये मिल जाएगी वैल्यू। अब अगर हम क्वेश्चन के अंदर दोबारा देखते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर करेंगे इसको, तो k की जो वैल्यू है वो k इजिकल टू हम लोगों को वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। k इजिकल टू 1 हम लोगों को मिल जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन को भी ऐसा बनाता है जो हम लोग इंटीजर टाइप में समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक और। ये भी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन का ही है, बट 2/2 का ही है। तो मैं इसमें तो डायरेक्ट ऐसा तुम लोगों को सजेस्ट करूँगा कि तुम इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस ये माइनस ये, फिर जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर लेना उसको, मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई। तो चलो ऐसा कर लेते हैं हम लोग। ये 512 जो है उसको यहाँ पे ना मैं कुछ log की प्रॉपर्टी तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, वो यूज़ हो जाएगी यहाँ पे। जैसे कि मानो log a बेस b लिखा है, तो तुम उसको क्या लिख सकते हो, log a अपॉन log b। इसी तरीके से और क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, x रेस टू n को हम क्या लिख सकते हैं, n log x, ठीक है। तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो जब ये वाली वैल्यू जो मल्टीप्लाई होगी तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 514। log 514 का मतलब log 2⁻9 लिखा जा सकता है ना, डिवाइड। अब ये log 3 को हम लोग ऐसे कैसे रहने देंगे, log 3। अच्छा, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, log 9 4 के साथ। तो 9 का मतलब क्या होता है, 3⁻2। तो हम उसको लिख सकते हैं log 3⁻2 अपॉन बेस में क्या है log 4, उसको हम क्या लिख सकते हैं log 2 की पावर 2। तो ये अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना मल्टीप्लाई किया है। अब अगर हम लोग और मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में हम लोगों को क्या साइन लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। तो माइनस हम लगा लेते हैं, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 3 अपॉन log 4। log 4 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, log 2 का क्यूब अपॉन log 3, है ना।
तो ये तो हो गया सिर्फ पहला डिटर्मिनेंट, कि ये तो क्या हो गया, सिर्फ फर्स्ट डिटर्मिनेंट हम लोगों ने लिखा है। अब हम लोगों को सेकंड डिटर्मिनेंट भी लिख देना चाहिए। तो सेकंड डिटर्मिनेंट के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो log 2 बेस 3, log 2 बेस 3 को हम लिख सकते हैं log 3 अपॉन log 2। और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, log 4 बेस 3। log 4 का मतलब होगा 2 का स्क्वायर अपॉन log 3, है ना। माइनस माइनस अब क्या, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला एलिमेंट पहले देखो, log 4 बेस 3, log 4 बेस 3 मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन log 3 इंटू log 3 बेस 8, log 3 ऐसे के ऐसे ही, और log 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। क्लियर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो जितना वैल्यू कट रही है वो काट देंगे और जो बचेगी उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये 9 जो है वो आगे आ जाएगा, इसी तरीके से ये 2 भी क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो हम लोगों के यहाँ पे ये log 3 से log 3 कट हो जाएगा और log 2 से log 2 कट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग है, एक तो ये 2 भी नीचे आएगा यहाँ पे, है ना, तो ये 2 नीचे आएगा और ये 2 ऊपर से भी नीचे आ रहा है, तो वो कट गया। तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचा, 9 माइनस माइनस। अब हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे ये log 3 है, log 3 से log 3 कट रहा है, इसी तरीके से log 2 से log 2 कट रहा है, बट ये 3 यहाँ पे आएगा और ये वाला 2 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। क्लियर। तो ये तो हो गया हम लोगों का, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स के साथ, मतलब ये जो भी आंसर आएगा वो इनटू। अब हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, तो ये log 2 से log 2 कट कर देते हैं, log 3 से log 3 कट कर देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा, 2 माइनस। अब इधर देख लेते हैं, log 3 से log 3 कट, इसी तरीके से log 2 से log 2 कट जाएगा, बस 2/3 यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि डिटर्मिनेंट को भी हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।